स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में एक बार फिर से। आज हम लोग प्रीवियस ईयर यूपीएससी यूपी पीसीएस के एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित थे। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है। तो जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी यूपी पीसीएस वगैरह, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं। आपको पेशेंस रख कर के क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सही आंसर में देना है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बेसिक है बिल्कुल, और यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्लास 6 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब अवश्य दे देंगे। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है यूपीएससी 2002 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यह सभ्यता घग्गर और हकना नदी और सिंधु नदी के घाटी में जन्मी थी। सेकंड स्टेटमेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। और तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हड़प्पा था। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इससे पहले हम लोगों ने स्टोन एज में देखा 3 कल्चर, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। उसके बाद हम लोगों ने कैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में देखा, जिसको ताम्र पाषाण कहते हैं। और साथ ही साथ महापाषाण काल को भी हम लोगों ने देखा। ये सभी कल्चर जो थे ग्रामीण सभ्यता से थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पहली सभ्यता भारत की थी जो कि शहरीकरण में परिवर्तित हुई। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हड़प्पा था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सबसे बड़ा शहर जो था हड़प्पा नहीं था, बल्कि मोहनजोदड़ो था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड सही है। आइए इसके बारे में कुछ विस्तार से समझ लेते हैं एक बार। हो सकता है आपको काफ़ी जानकारी हो इसके बारे में, तो आप जो है धैर्यपूर्वक एक बार अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, लगभग 5000 वर्ष पहले विश्व में जब सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यता से शहरीकरण की ओर बढ़ रही थी, तो वो 4 स्थान ऐसे थे जहाँ पर ग्रामीण अवस्था से समाज जो है शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था। ये 4 ऐसे स्थान आपको दिखाए गए हैं। ये 4 ऐसे स्थान हैं। देखिए, ये स्थान जो है ये नील नदी के तट पर स्थित है, और ये स्थान जो है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के तट पर स्थित है, जिसको मेसोपोटामियन सभ्यता बोलते हैं, मेसोपोटामियन कल्चर। और यह जो है अपना इंडिया वाला, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और चीन के पास में स्थित चीनी सभ्यता है, जो कि हुआंगहो नदी या फिर पीली नदी के तट पर स्थित है। आप देखेंगे कि जो चारों सभ्यताएं शहरीकरण की ओर बढ़ रही हैं, सारी सभ्यताएं कहीं न कहीं नदियों के तट पर स्थित हैं और कृषि आधारित हैं। एक कृषि आधारित समाज धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वाणिज्य व्यवसाय किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन अब शहरीकरण की ओर बढ़ने के बाद धीरे धीरे व्यवसाय और व्यापार की शुरुआत हुई। इससे पहले हम लोगों ने देखा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड,
और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या अंतर है? प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसे पीरियड हैं, इतिहास के ऐसे समय जहाँ पर किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य या रिटन कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे कि आप स्टोन एज के सभी कल्चर जो हैं वो ऐसे कल्चर रहे हैं जहाँ पर किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं थे। आप इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा कि मानव सभ्यता में सर्वप्रथम लेखन शैली कब विकसित हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस समय देख रहे हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, और इस हिस्टोरिक पीरियड में लिखित साक्ष्य जो भी मिले हैं उनको पढ़ा जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है और प्रयास किया जा रहा है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसका सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है सूतकांगेडोर है, जो कि दहास रिवर के तट पर स्थित है। इसके बाद आप सबसे उत्तरी क्षेत्र देखेंगे, मांदा है, और सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दक्षिणी क्षेत्र जो है दायमाबाद है, जो कि प्रवरा रिवर के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो कि गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो यह क्षेत्र इतना ज़्यादा बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का था, जो कि आज के पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और उस समय में विकसित होने वाली सभी सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चीनी सभ्यता, चारों सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा बड़ी क्षेत्रफल वाली जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है इन चारों सभ्यताओं में से कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो सर्वप्रथम शहरीकरण की ओर बढ़ी, तो वह सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि सर्वप्रथम शहरीकरण की ओर बढ़ती हुई प्रमाणित पाई गई है। लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास इसका शहरीकरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ऐसी सभ्यता थी जिसमें पूरी तरह से शहरीकरण हो चुका था, फिर भी इसके कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ग्रामीण अवस्था देखने को मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, घग्गर हकरा नदी के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। घग्गर हकरा नदी जो है हरियाणा का एक डैम है, आपको इसका नाम बताना है। इस डैम के इस साइड में क्या बोलते हैं, पूर्वी क्षेत्र में इसको बोलते हैं घग्गर, और इसके पश्चिमी क्षेत्र में इसको बोलते हैं हकरा नदी। यह नदी कैसी है? मानसूनी नदी है, जो कि बरसात के मौसम में दिखती है और बाकी सभी 3 ऋतुओं में यह विलुप्त दिखाई देती है। कभी कभी ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसमें कन्फ्यूजन है, तो आइए आगे देखते हैं। अब इसके कल्चर की बात करते हैं। इकोनॉमी इनकी कैसी थी? अभी तक हम लोगों ने जो भी कल्चर देखा वह सभी कृषि पर आधारित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका बेसिक आधार जो है अभी भी कृषि है। कृषि से वाणिज्य की ओर विकसित हुआ, और उसके बाद यहाँ पर तरह तरह के इंडस्ट्री मिली, जैसे डॉकयार्ड लोथल में जहाँ पर जहाज़ का निर्माण होता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। अब आयात और निर्यात होने लगा। आयात और निर्यात कब संभव हो पाता है? जबकि प्रोडक्शन जो है भोजन का वो सरप्लस हो। जितना उत्पादन हमें भोजन करने के लिए चाहिए होता है, उससे ज़्यादा यदि अगर उत्पादन संभव हो पाता है, तो फिर हम उसको बेचने का और किसी दूसरी वस्तु का डिमांड करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कपड़े का निर्माण होता था। मेजरमेंट की तरह तरह के इकाइयाँ वाट मिलते हैं तरह तरह के, जो क्यूब शेप में है। ये ज़्यादातर स्टोन पत्थरों के बने हुए हैं। चर्ट पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था इसमें। वज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेटाइट, चूना पत्थर और चर्ट का भी बना हुआ
दिखाई देता है। लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वजन वेट तरह तरह के क्यूब शेप में जैसे स्टीटाइट, चूना पत्थर या फिर चर्ट के प्रमाण मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल किस लिए होता था, किसी भी चीज़ को वजन करने के लिए, वेट करने के लिए। अब देखिए नीचे आपको एक इनका जो है आर्किटेक्चर दिखाया गया है, कितना बेहतरीन है कि अभी तक जो मनुष्य था वो इस तरीके का निर्माण संभव नहीं कर पाया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि किसी आम आदमी के द्वारा बनाई जाना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ कर के अपने आर्किटेक्चर पर भी ध्यान देने लगे थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृत लोगों का टीला है। मृतकों का टीला भी इसको बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल को काली चूड़ियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो काली बेंगल नाम से ही है, बेंगल्स का मतलब चूड़ी होता है, तो चूड़ियों से संबंधित ये शहर है। मोहनजोदड़ो से जुताई की गई भूमि और लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृत लोगों का टीला है, बिल्कुल सही है, मृतकों का टीला भी इसको बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, कालीबंगा जो कि चूड़ियों से संबंधित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा आपको दिया गया है, मोहनजोदड़ो से जुताई की गई भूमि और लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं। ये जो तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि कालीबंगा से ही हल और खेत जुताई होने के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हल थे वो लकड़ी के ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे। जो यहाँ पर हल मिला है वो एक खिलौने के रूप में मिला है, बहुत ज़्यादा ऐसा हल नहीं मिला है जिसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एक मॉडल मिलता है हमको जिसको देख करके पता चलता है कि कालीबंगा में खेत जुताई और हल का प्रयोग होता था। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी इसमें मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में, कालीबंगा के बारे में जान लीजिए। यह क्या है, राजस्थान में स्थित है और हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के तट पर है। 1953 में इसकी खुदाई हुई, बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया। कालीबंगा में क्या क्या मिला है, साक्ष्य नींव मिट्टी की ईंट की किलेबंदी देखने को मिलती है, पत्थर की ब्लेड मिलती है। अभी भी देखिए टूल्स जो हैं पत्थर के इस्तेमाल कुछ होते थे, क्योंकि स्टोन एज के जस्ट बाद का पीरियड है। इस समय में कैल्कोलिथिक कल्चर भी देखने को साथ ही साथ मिलता है। गाड़ी का पहिया, एक गाड़ी का बैलगाड़ी का मॉडल भी यहीं से मिला है, कालीबंगा से, भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें कौन से जानवर को बांध करके ले जाया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ऐसा कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन एक खिलौना मिलता है जिसमें 2 पहिए लगे होते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पहिए का इस्तेमाल होता था कालीबंगा में। अग्निवेदियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये भी प्रमाण जो है कालीबंगा में मिले हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, हालांकि घर तो अच्छे बने थे लेकिन उसमें जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बेहतरीन जल निकासी वाला शहर कौन सा था हड़प्पन कल्चर का, तो वो था धौलावीरा, जो जल निकासी प्रणाली के लिए फेमस था। उसकी गलियाँ, उसकी सड़कें, उसके नालियाँ इतनी बेहतरीन ढंग से बनी हुई थी कि उसको सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर में रखा जाता है। इसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के
तट पर स्थित है। 1922 में हड़प्पा की खुदाई के बाद इसका उत्खनन हुआ। सबसे पहला स्थान अगर पूछा जाए तो हड़प्पा था, उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? एक ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब विशाल स्नानागार, जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा था। इसके क्या खासियत थी कि इसमें किसी विशेष अवसर पर ही लोग स्नान करते थे, उसमें जल भरा जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग धार्मिक थे। किसी भी विशेष प्रयोजन पर, किसी विशेष आयोजन पर उसमें जल भर करके स्नान करते थे। और साथ ही साथ जो स्नानागार मिला है उसके आसपास कपड़े चेंज करने के स्थान भी मिले हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि वह लोग विकसित थे, सामाजिक थे, सामुदायिक रूप में रहा करते थे। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली, यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे बड़ा कोठारी। कोठारी का मतलब अन्नागार जिसको बोलते हैं, जहाँ पर अनाज जो उत्पादन होता था उसको स्टोर करके रखा जाता था, जिसको ग्रेनरीज भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रेनरीज और सबसे बड़ा स्नानागार का प्रमाण देखने को मोहनजोदड़ो में मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट है पशुपतिनाथ की मोहर, यहाँ पर देखने को मिलती है। पशुपतिनाथ एक ऐसे व्यक्ति की मोहर देखने को मिलती है जिसके सर पर 3 सींगें हैं और एक बैल पर बैठा हुआ आदमी है, भैंसे पर बैठा हुआ आदमी है, जिसके आसपास कुछ जानवर देखने को मिलते हैं। वह जानवर कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि पता हो तो। इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे कि यह शहर क्या था, 2 भागों में विभाजित था। सबसे पहले सबसे ऊपरी शहर बोला जाता था और निचला शहर बोला जाता था। ऊपरी शहर किला या फिर किलेबंदी वाला शहर, निचला गढ़ भी गढ़ बोला जाता था या किला बोला जाता था। उसके बाद दीवारों से घिरा हुआ था। निचले शहर इससे बिल्कुल भौतिक रूप से अलग दिखाई देते हैं। इसकी विशेष संरचनाएं सार्वजनिक स्थलों के लिए उपयोग होती थी, जैसा कि हम लोगों ने विशाल स्नानागार के बारे में या ग्रेट बाथ के बारे में देखा। निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके आधार पर कई इमारतें बनाई हुई देखने को मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल लोथल से किस प्रकार के साक्ष्य पाए गए हैं? दोहरे दफन के साक्ष्य। दोहरे दफन का मतलब क्या है कि एक ही स्थान पर 2 व्यक्तियों को दफनाया गया हो। और चावल के भूसी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? गोदीबाड़ा और जहाज का टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिलता है? क्या लोथल से मिलता है? तीसरा स्टेटमेंट है लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के सभी आंसर, सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि चावल के भूसी के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज के समय में पड़ता है, जो कि गुजरात में उपस्थित है। तो लोथल के पास में ही रंगपुर बिल्कुल पड़ता है। इस क्वेश्चन का सभी ऑप्शन सही होगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि चावल के भूसी के अवशेष रंगपुर से मिले हैं, तो भी आप क्वेश्चन को राइट आंसर में जवाब देंगे। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये देखिए लोथल जो शहर था एक कैसा शहर था? यहाँ पर एक बंदरगाह था, पोतगाह बंदरगाह जिसको बोलते हैं। कोर्ट यार्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर जहाज़ के निर्माण होने के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए यह किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और भोगवा नदी जो है ये साबरमती नदी की सहायक नदी है। अब इसमें जो है कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? एक कृत्रिम ईंट का पोतगाह मिला है, इसमें चावल की खेती के प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों के लिए बंदरगाह के रूप में एक काम करता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है अक्सर कि कौन कौन से शहर ऐसे थे जो कि बंदरगाह के रूप में काम करते थे। तो उसमें से एक शहर था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। आपको मैचिंग कराना है, कौन
इससे मैच करता है। खेतों की जुताई होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि खेत जुताई हल के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कोई दुर्ग नहीं, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कोई दुर्ग नहीं? का मतलब क्या है कि ज़्यादातर हड़प्पन कल्चर के जो शहर थे वो 2 भागों में डिवाइड थे। हाँ, इसके साथ ही एक चीज़ और जान लीजिए कि धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो कि 3 भागों में डिवाइड था। ज़्यादातर शहर 2 भागों में डिवाइड थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर किसी प्रकार के दुर्ग होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो वो स्थान था कालीबंगा। कालीबंगा में किसी प्रकार के दुर्ग देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया, तो पहला, खेतों की जुताई और हल के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। किसी प्रकार के दुर्ग नहीं है, वो कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है चानहोदड़ो। अभी हमने शायद कालीबंगा बताया। तो इस क्वेश्चन का कोई दुर्ग नहीं है, चानहोदड़ो ऐसा स्थान है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं आपको सुरकोटा से, और किलाबंदी और निचले शहर का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी और तीसरे का ऑप्शन नंबर डी। तो सी बी डी, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कालीबंगा के बारे में देखें। कालीबंगा अभी हम लोगों ने देखा गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जुते हुए खेत, अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ, गोलाकार और आयताकार शेप में कब्र पाई गई है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं चानहोदड़ो के बारे में। यह पाकिस्तान के सिंध नदी के पास स्थित है। मनके बनाने के कारखाने, आभूषण के काफ़ी प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। कंकाल मिले हैं, स्केल्टन मिले हैं, जिस पर काफ़ी सारे मनके बीड्स मिले हुए हैं। मनके को बीड्स बोलते हैं। इस जगह पर किसी प्रकार की गढ़ टाइप की संरचना नहीं मिलती है। फिर से वही, मतलब किसी प्रकार की किलेबंदी और समाज में सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी प्रकार की किलेबंदी देखने को नहीं मिलती है। यह एकमात्र हड़प्पा शहर है जहाँ पर किला नहीं है। यहाँ पर मानव बलि के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। उसके बाद देखिए सुरकोट्टा के बारे में। सुरकोट्टा गुजरात में स्थित है और घोड़े की हड्डी और कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। गढ़ की ऊंचाई के प्रमाण मिलते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे गढ़, किले, यहाँ पर किलेबंदी अच्छी थी। 2 भागों में शहर डिवाइड था। निचला शहर और ऊपरी शहर को उच्च गढ़ बोलते थे या उच्च शहर बोलते थे। इमारतों का निर्माण ज़्यादातर मिट्टी की ईंटों से किया गया था। उसके बाद कुछ ऐसी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जहाँ पर ग्रेनरीज थी, स्टोरेज थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित होने का सबसे बड़ा रीज़न जो था वह यही था कि आदमी जो है भोजन करने के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर हुआ। कुछ लोग कृषि से अलग हुए और अलग होने के साथ ही वो अपने नए कार्यों में, जैसे लेखन हुआ, आर्किटेक्चर वगैरह हुआ, इन सब कार्यों में भाग लेता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।